स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के जो मेन स्टेप थे जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल और एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये हमने तमाम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो यूकेरोटिक सेल होता है, यूकेरोटिक सेल में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उससे 36 एटीपी बनते हैं। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं। अब सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से जो है वो बनते हैं। पहले इस चीज को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें जो है वो अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से 36 एटीपी बनते हैं। सबसे पहले तो 2 एटीपी आपको पता है किस दौरान बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। 2 एटीपी बनते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो 2 एटीपी बनते हैं और क्रेब्स साइकिल में जो बनते हैं ये डायरेक्ट बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जब ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच बनता है, एक एनएडीएच के जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रो इसकी जो बॉन्डिंग होती है, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि एक एनएडीएच जो है वो 2 एटीपी बना सकता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एनएडीएच जो बनते हैं, जब ये 2 एनएडीएच जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये एनएडीएच जो है वहाँ जाकर क्या बनाते हैं, वहाँ जाके 4 एटीपी बनाते हैं। 1 से 2 एटीपी बन रहे हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? 4 एटीपी बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के दौरान 8 एनएडीएच बनते हैं। कितने एनएडीएच बनते हैं? 8 एनएडीएच बनते हैं। और क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में जो एनएडीएच बनते हैं, उसमें एक एनएडीएच के अंदर उसके बॉन्ड में इतनी एनर्जी होती है कि वो कितने एटीपी बना सकता है? 3 एटीपी। असल में क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस में एनएडीएच बनते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म से जब माइटोकॉन्ड्रिया तक जाते हैं, उन रिएक्शंस के दौरान इनकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस का जो एनएडीएच है वो 2 एटीपी बनाता है। लेकिन जो एनएडीएच बनते हैं क्रेब्स साइकिल में और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में माइटोकॉन्ड्रिया में, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इनमें एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाएगा। और अगर एन 8 एनएडीएच बने तो वो कितने एटीपी बनाएँगे? वो बनाते हैं टोटल 24 जो है वो एटीपी बनाते हैं। कहाँ पर दाखिल होकर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होकर वो कितने एटीपी बनाएँगे? वो टोटल जो है वो 24 एटीपी बनाते हैं। इसके बाद एफएडीएच2 ये भी क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। एफएडीएच जो है ये जो है वो रिड्यू एफएडीएच2 में जो रिड्यूस होता है वो किसमें होता है? क्रेब्स साइकिल में। और आपको पता है कि एक ग्लूकोज को जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए 2 क्रेब्स साइकिल से गुजरना पड़ता है। क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो एक पायरुवेट क्रेब्स साइकिल से गुजरता है, फिर दूसरा पायरुवेट क्रेब्स साइकिल से गुजरता है। तो एक क्रेब्स साइकिल में एक एफएडीएच बनता है, दूसरी क्रेब्स साइकिल में दूसरा एफएडीएच2 बनता है। तो टोटल कितने? 2 क्रेब्स साइकिल में 2 एफएडीएच2 बनेंगे। और एफएडीएच2 जो है वो उसमें भी उसके बॉन्ड में भी एनर्जी कम होती है, तो वो भी सिर्फ कितने एटीपी बना सकता है? एफएडीएच जो है वो उसके एक एफएडीएच2 में सिर्फ 2 एटीपी बनाने की एबिलिटी होती है। तो इससे भी कितने एटीपी बनेंगे? टोटल 4 एटीपी इससे भी बनते हैं। तो उस इसी इस तरह से हम देख सकते हैं कि 36 एटीपी बने फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनते हैं। ये तो बात हो गई यूकैरियोटिक सेल की। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 36 एटीपी कैसे बनते हैं? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो एनएडीएच होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच बनते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच होता है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो ग्लाइकोलाइसिस का एनएडीएच जो है वो 2 एटीपी नहीं बनाता, वो कितने एटीपी बनाता है? 3 एटीपी बनाता है। वो कितने एटीपी बनाता है? 3 एटीपी बनाता है, तो वो 3 एटीपी बनने की वजह से यहाँ पर 2 एटीपी क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 2 एनएडीएच हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में तो 4 एटीपी बना रहे हैं, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे, तो ये कितने एटीपी बनाएँगे? 6 एटीपी बनाएँगे। देखें 4 और 6 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भी
2 का जो है वो क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ये तो बात हो गई टोटल इसकी नंबर्स की। अच्छा, आज जो हम हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की। तो अब देखो, सबसे पहले आपकी बुक क्या कह रही है? मैंने आपकी बुक के ही पॉइंट्स लिखे हैं मैं। सबसे पहले तो आपकी बुक कह रही है, आपकी बुक कहती है कि the prime objective of cellular respiration is to generate ATPs। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन मकसद है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्राइम जो पर्पस है, प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली है एटीपी बनाना। इसका मकसद ये नहीं है कि जैसे एनएडीएच भी बनते हैं, आपको पता होगा कि उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर। लेकिन मेन पर्पस जो है वो क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का? एटीपी प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एटीपी प्रोड्यूस करना। और देयर आर टू वेज ड्यूरिंग विच एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी आर प्रोड्यूस। और दो तरीके हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एक केमियोस्मोसिस और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एक केमियोस्मोसिस है और एक क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। वैसे अगर हम केमियोस्मोसिस की बात करें तो आपको पता है कि केमियोस्मोसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी होता है और किस में होता है? फोटोसिंथेसिस के लाइट लाइट रिएक्शन में भी होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर जो केमियोस्मोसिस होता है वो उसमें वो किस दौरान होता है? वो होता है, उसको हम कहते हैं फोटो फोस्फो रिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन किसको कहा जाता है? केमियोस्मोसिस जब किस में होता है? फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में। और जब रेस्पिरेशन में यही केमियोस्मोसिस होता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। सही है ना? अच्छा, अब दो तरीके से हमने बात की कि एटीपी बनते हैं, केमियोस्मोसिस के जरिए और दूसरा किसके जरिए? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए। केमियोस्मोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ा था उसमें हमने केमियोस्मोसिस डिस्कस कर लिया था। अब देखें ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है? तो देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के हवाले से बात कर रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हम किसको कह रहे हैं? सबसे पहले तो देखें ये फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? The addition of inorganic phosphate to any organic molecule is called phosphorylation। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ADP। ADP क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें फॉस्फेट के दो एटम है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ADP। और तो इसके साथ अगर एक फॉस्फेट अटैच हो जाए, इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर अटैच हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है? जो फ्री होता है, जो फ्री फॉस्फेट होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट नहीं है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो मैंने आपको बताया फॉस्फोरिलेशन क्या है। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फॉस्फेट अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। अब क्या होता है? अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन देखो क्या है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बेसिकली, सबसे पहले तो देखो फॉस्फोरिलेशन क्या हो गया? द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। बट व्हेन phosphate is enzymatically transferred from an organic substrate molecule, it is called substrate level phosphorylation। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। मिसाल के तौर पे मैं इसको कह देता हूँ, ये है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट है। ये क्या है? 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। इसके कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट है और कार्बन नंबर 3 के साथ भी फॉस्फेट लगा है। और ये एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कह रहे हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब क्या होता है? एक एंजाइम आता है और वो एंजाइम क्या करता है? इससे फॉस्फेट निकाल कर, इससे फॉस्फेट हटाकर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉस्फेट निकाल कर किस में लगा देता है? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से में लगा देता है। इसको कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसके पास एक और फॉस्फेट आ गया तो इसको कन्वर्ट कर देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब इस तरह की जो फॉस्फोरिलेशन हुई है जिसमें एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉस्फेट निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा दिया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है। क्योंकि उसमें जब आपने देखा था ना केमियोस्मोसिस में, उसमें किस फॉस्फेट जो आया था वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं आया था, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर एटीपी के साथ अटैच हुआ था। वो किसी कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं निकला था, वो इनऑर्गेनिक फ्री फॉर्म में था और वो एडीपी के साथ अटैच होकर उसने क्या बना दिया था?
एटीपी। लेकिन यहाँ पर एक और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या हुआ है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से एंजाइम ने एक फॉस्फेट निकाला और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे दिया और उसको उसको मिसाल के तौर पे एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करें, इट अकाउंट फॉर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ एटीपी दैट इज डेड सेल जनरेट। यानी अगर हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो इसमें एटीपी कम प्रोड्यूस होते हैं, इसमें एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, तो सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए सिर्फ 4 एटीपी बनते हैं। जबकि केमी ऑस्मोसिस की अगर आप बात करो तो केमी ऑस्मोसिस से 32 एटीपी बनते हैं। मतलब ज्यादा एटीपी जो है वो केमी ऑस्मोसिस से बन रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो है वो एटीपी कम बन रहे हैं। इट अकर एट थ्री रिएक्शंस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 रिएक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन के जिनमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। देखो 2 रिएक्शन तो ये होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में 7 नंबर वाला जो रिएक्शन है जिसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस दौरान एटीपी बनता है। और दूसरा नंबर लास्ट वाला 10th वाला जो रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब कन्वर्ट हो रहा होता है पायरोवेट में, तो उस दौरान भी क्या होते हैं, एटीपी बनते हैं। एक तो एटीपी यहाँ बनता है और तीसरा जो स्टेप और रिएक्शन होता है जिसमें एटीपी बनता है क्रेब्स साइकिल में, जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम है जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और क्या बनता है, ये एटीपी बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 स्टेप हैं जिनमें एटीपी बनता है। पहला स्टेप क्या हो गया, इन ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर व्हेन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस दौरान एटीपी बनते हैं। बनते तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 एटीपी है, मगर 2 एटीपी यूज हो जाते हैं तो एज अ नेट गेन हमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी ही मिलते हैं। और दूसरा स्टेप कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस का, व्हेन फोस्फोइनोल पायरोवेट जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान भी जो है वो क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। तो टोटल ये 2 एटीपी बन जाएंगे किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। और क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो भी एटीपी बनते हैं। एक क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी बनेगा, 2 पायरोवेट 2 क्रेब्स साइकिल होंगी तो कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी बन गए, 4 एटीपी बन गए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में। अच्छा, अब एक चीज देखें, यहाँ एक एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। अब इधर देखो, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। मिसाल के तौर पे देखो 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट, जब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसका एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, जब एक फॉस्फेट का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो उस दौरान क्या रिलीज होगी, उस दौरान रिलीज होती है एनर्जी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब कोएंजाइम ए निकलता है और वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है और इसको भी हम क्या कहेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन और एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और इन्हीं एक्सर्गोनिक रिएक्शन के दौरान जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए क्या बन जाता है, एटीपी। इस रिएक्शन में और यहाँ पर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए क्या बनता है, एटीपी। तो कह रहा है कि इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एटीपी कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से डायरेक्टली सिंथेसिस हो रहा है क्योंकि वो फॉस्फेट एडीपी किससे ले रहा है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। कौन से वाले रिएक्शन के जरिए, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ये जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रहा था इसी दौरान जो है वो क्या ले रहा था, वो जो है एनर्जी रिलीज हो रही है और उसी दौरान क्या बन रहा है, एटीपी भी बन रहा है। देयरफॉर इट इज सेड दैट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कपल द एक्सर्गोनिक रिएक्शन। यानी सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोरिलेशन है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन के साथ ही हो रही है। कपल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि उसके साथ ही जो है वो एट अ टाइम जो है वो हो रही है। और फिर क्या होता है विद दिस सिंथेसिस, और इसी दौरान क्या बनता है, एटीपी बनता है। दीज एटीपी आर देन यूज्ड टू ड्राइव्ड एंडरगोनिक रिएक्शन। और फिर यही एटीपी जो है वो एंडरगोनिक रिएक्शन में यूज होते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन कौन से, जिनमें एनर्जी यूज होती है। जैसे आप देखें ये अमाइनो एसिड हैं, इन अमाइनो एसिड के दरमियान में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो इससे प्रोटीन बनेगा
और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ तो बॉन्ड टूटा तो एनर्जी रिलीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी कौन देगा? एटीपी। यानी एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा एडीपी में, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी इसको देगा। तो मतलब कह रहा है कि एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वहाँ पर एटीपी बन रहे हैं और ये एटीपी क्या कर रहे हैं और जो एंडरगोनिक रिएक्शन है उनको एनर्जी दे रहे हैं। मतलब दोनों ही रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट काम कर रहे हैं, कौन? एटीपी। एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन के साथ भी कपल कर रहे हैं और दूसरा किसके साथ? एंडरगोनिक रिएक्शन में भी ये यूज़ हो रहे हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन की जो मिसाल है, वो कौन-सी है? वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो क्या है? एंडरगोनिक रिएक्शन है। इसके बाद हम थोड़ा-सा हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ी, मतलब केमिओस्मोसिस के थ्रू होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और दूसरा हमने पढ़ी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, अगर एटीपी की सिंथेसिस हो और उस सिंथेसिस में हमें एनर्जी कहाँ से मिले? रिड्यूस कोएंजाइम एनएडीएच एंड एफएडीएच, यानी एनएडीएच और एफएडीएच जो हैं जब ये रिड्यूस हो जाते हैं, यानी इनके साथ जब हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो रिड्यूस एनएडीएच और एफएडीएच हैं, अब जब इनसे हाइड्रोजन निकलेगा तो ये ऑक्सिडाइज़ होंगे। जब ये ऑक्सिडाइज़ होंगे तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर वो एनर्जी एटीपी बनाने में काम आए तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव इसको इस वजह से कहा जा रहा है कि एनएडीएच और एफएडीएच की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है? इसमें एनर्जी कहाँ से आती है? इसमें एनर्जी इसमें बेसिकली जो एटीपी बनते हैं, वो एंजाइम्स जो होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉस्फेट निकाल कर और दूसरे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यानी एडीपी के साथ अटैच कर देते हैं और उससे क्या बना देते हैं? एटीपी। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है और और उसमें क्रेब्स साइकिल में भी होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि और जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके बाद इट अकर बाय केमिओस्मोसिस ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एटीपी का जो मैकेनिज्म है बनने का उसको केमिओस्मोसिस कहते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है, जबकि इसमें डायरेक्ट एडीपी के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में यूज नहीं होती। इसके अलावा एक फोटो फॉस्फोरिलेशन है और एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फोटोसिंथेसिस में जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हो रहा है उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दोनों में फ़र्क क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यू टू लाइट एनर्जी इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी लाइट एनर्जी यूज़ कर जो एटीपी बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। और एटीपी की सिंथेसिस जिसमें एनर्जी जो है वो एनएडीएच और एफएडीएच2 की ऑक्सीडेशन से होती है, रिलीज़ होती है, उससे एटीपी बनते हैं, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पर अकर होता है? ये अकर होता है किसके अंदर? ये बेसिकली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन दिन में भी होता है और रात में भी होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो जो है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन सिर्फ दिन में होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल में होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो तमाम सेल में हो सकता है। ऐसे तमाम सेल जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, उनके अंदर तमाम के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ मैंने कुछ जो है वो आपका जो पीएमसी 2020 पीएमसी जो है 2020 में पीएमसी ने जो सिलेबस दिया है आपको बायो एनर्जेटिक का, आपको पता है कि बायो एनर्जेटिक अगर फेडरल बोर्ड या नेशनल बुक फाउंडेशन की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 है और अगर हम बात करें इसकी चैप्टर नंबर 4 भी नहीं है, अगर हम उसकी नेशनल बुक फाउंडेशन की बात करते हैं, तो नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर बायोएनर्जेटिक चैप्टर नंबर 4 है और अगर आप बात करें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आप बात करें, तो ये जो बायोएनर्जेटिक वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11।
अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो आपको जो पीएमसी ने जो सिलेबस दिया है ये, अब मैं थोड़ा-सा इसकी एक रिवीजन थोड़ी-सी लूँगा कि अभी मैंने जो आपको बायोएनर्जेटिक के जो लेक्चर आपके साथ शेयर किए हैं, क्या हमने पीएमसी का ये तमाम जो जितना भी ये सिलेबस उसने दिया है पीएमसी ने, क्या हमने ये तमाम सिलेबस कवर कर लिया? तो ये मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखो पीएमसी कह रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन। पीएमसी में कहा है कि बायोएनर्जेटिक में आपने क्या पढ़ना है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन बता दिया है कि बगैर ऑक्सीजन के होती है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप भी बता दी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद फिर कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी और जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, वो हमने दोनों यहाँ पर क्या कि मैंने आपको बता दी। सही ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक फोटोसिंथेसिस में थी लाइट रिएक्शन के दौरान और एक रेस्पिरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ी वो किस दौरान वो सेलुलर क्रेब्स साइकिल के बाद वाला स्टेप। ये भी हमने कवर कर लिया। फिर ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एक ही बात है, चाहे आप इसे ग्लाइकोलाइसिस कह लें या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन को भी हमने डिस्कस किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन के जो मेन स्टेप थे 4 जो मेन स्टेप थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। उसमें ग्लाइकोलाइसिस आ गया, एक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट आ गया, क्रेब्स साइकिल आ गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने ये भी पढ़ लिया था कि ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। फिर लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट था, ये हमने कर लिया। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हमने केल्विन साइकिल कहा था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपको पता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एटीपी बनते हैं, कौन से वाले एटीपी? केमी ऑस्मोसिस के ज़रिए जो बनते हैं माइटो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें एनएडीएच और एफएडीएच क्या होते हैं? ऑक्सिडाइज़ होते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी मैंने आपको बता चुका हूँ। लाइट रिएक्शन में आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको देख लेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी हमने पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। एक फोटो फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए भी एटीपी बनता है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए भी एटीपी बनता है और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए भी एटीपी बनता है। अब लेक्चर में मैंने रोल ऑफ लाइट भी आपको बता दिया, रोल ऑफ वाटर को बता दिया, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान इनका रोल क्या होता है। असल में ये इसमें पीएमसी वालों में जो सिलेबस दिया है ना, उसमें ये आपकी नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे कर दी है। अब देखो मैंने जो आपको पढ़ाया है ना वो इस तरह से पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने बायोएनर्जेटिक की आपको डेफिनिशन बताई। फिर मैंने सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताया। फोटोसिंथेसिस के बाद फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको लेक्चर दिया रोल ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरे नंबर पर हमने जो देखा लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन देखा। ये देखा और उसके साथ जो है वो ये आपने देखा और उसके साथ फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ही में हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की भी बात की। मैंने जो लेक्चर शेयर किए हैं वो इस तरह से हैं। फिर मैंने आपको जो है वो रेस्पिरेशन बताया। रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो 4th लेक्चर था वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप को डिस्कस किया 5th नंबर पर और उसमें ग्लाइकोलाइसिस को हमने पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है हमने क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट और क्रेब्स साइकिल पढ़ी। और उसके बाद फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताया किसका? रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा। उसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी इसके साथ ही आ गया। फिर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी भी अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इन तरह से बनता है। अब लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि इन तमाम टॉपिक में से आपको क्या-क्या पढ़ना है। पीएमसी आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप पूरे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। डेफिनिशन से लेके उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से लेके लाइट और डार्क रिएक्शन ये सब कुछ पढ़ना है आपने इसमें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्टर वो ये सब इसमें आ गए। एक्सप्लेन द लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये भी सारा मतलब ये सब पूरी की पूरी आपने फोटोसिंथेसिस में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंशिएट अमंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटो फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपने इसमें डिफरेंशिएट करना है अमंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी अभी जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो फोटो फॉस्फोरिलेशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, वहां हमने उसको डिफरेंशिएट किया। फिर कहता है ग्लाइकोलाइसिस को आपने डिटेल में पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस में आपको डिटेल में बता चुका। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है, ये भी मैंने आपको जो है वो डिटेल में बता दिया। मतलब अभी जो पिछले वाला लेक्चर है, इसमें हम तमाम इन टॉपिक्स को जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।